अरे आप सॉरी अभी शिट वो पूरा चला गया मालूम था। क्या बोलता मंदर, सब लाइफ में ठीक? पानी आ रहा है क्या? हेलो, ये नहीं आ रहा रे अभी तक, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, राधे राधे सभी लोगों को। और सुनो मेरे बच्चों, रसगुल्लो, ऑनलाइन के रसगुल्लो, माफ करना यार, लेट हो गया। झूठ कहीं को बोलेगा, मेरे को ही लेट हुआ, मैं उठने में लेट हो गया, ठीक है। सो उसके वजह से लेट हो गया और फिर ट्रैफिक मिल गई, साला निकला टाइम पर बट फिर ट्रैफिक मिल गई। सो एनी विच वेज अभी शुरू करें। तुम बाकी कैसे हो? क्या इतना क्या भारी हुआ? हम जेन्युइन नोट पर, क्या भारी हुआ इतना? क्या हुआ? फर्स्ट लेक्चर, चल छुट्टी मत बोल रहे, बात फालतू बातें। अरे मैं बताओ ना, क्या भारी हुआ इतना? तुमको एक बात बोलूं क्या? संडे आ रहा है, ये किधर जाते हैं यार, मेरे को सब पेपर्स मिलते नहीं है मेरे को। कल कहाँ पर लिखे थे रे अपन? कल कुछ लिखा था ना रे मैं। हाँ बट किधर लिखा मैं? हाँ यही है, गुड 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 गर्ल गुड। सुनते मेरी बातें, आर यू रेडी? तो सुनो मेरे रसगुल्ले बच्चों, मैं आप सभी लोगों से ये बोल रहा था कि ये संडे आ रहा है, इस संडे को थोड़ा सा घूम फिर के आना, मस्ती करना, मजा करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे सड़ू सीए मत बनना, अच्छा सीए बनने का मस्त एकदम से। और घूमने करने के लिए, बाहर जाने के लिए पैसे नहीं लगते, पैर बस, चलते चलते घूमो बट घूमना, दुनिया देखना, ठीक है। स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट एंड दैट विल हेल्प यू आउट, ओके। नहीं तो फिर क्या होता है कि एकदम सड़ू लोग सीए बन जाते हैं ना, फिर वो सड़ाते हैं जो उनके जूनियर्स आते हैं, फिर वो यू नो इट शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, सो डोंट डू दैट, कीप एंजॉइंग, डू मस्ती, ओके। हैरी पॉटर सीधी बैठ जा बेटू। नाम क्या हैरी पॉटर? अरे हैरी पॉटर चश्मा तू ही पहन के बैठी है बेटा। छोरी तू पिंक पिंक डॉट डॉट, क्या नाम है आपका? हाँ, तू गुजरात से आई है? हाँ, इधर से ही है। तो मुझे एक बात होती है, सीरियस क्यों है? सीरियस लोग कहाँ होते रहे? आईसीयू में होते हैं। यहाँ पर हैप्पी लोग, खुश। अच्छा, ऑनलाइन लाइव के बच्चों से एक दरख्वास्त है, कल मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई तो मैं आज उस क्वेरीज का निरासन कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का ऐसा बोलना था कि सर मेरा एक अटेम्प्ट स्किप हो गया, मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, तो सर नवंबर 23 में मेरे को नया अटेम्प्ट एप्लीकेबल होगा क्या? देखो मैं इसके बारे में कोई भी विस्तार से बात नहीं कर सकता, अभी जो हम कर रहे हैं वो पहले ही एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी पढ़ाई चल रही है उस पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए बिना इधर उधर ध्यान दिए। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको हमें ऐसा लगता है, जो जानकारी और जिस तरीके से इंस्टीट्यूट के बयान आ रहे हैं, जो मैंने कल भी बताया था कि आपको पुणे के यूथ फेस्टिवल में ये चीज़ बताई गई थी, सुन, जो बच्चा फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेगा, जैसे अभी आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा और आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे तो आपको एप्लीकेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बाकी जितना मेरी समझ है तो उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट ने जो पुराने बैच के लोग हैं उनको कुछ तो अटेम्प्ट देंगे, वो ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्टली शिफ्ट कर देंगे। आई डोंट थिंक सो इट हैपन्स लाइक दैट, सो दे विल हैव सम transition provision for you. So I am requesting you all कि do not jump onto the conclusions beforehand, continue with your studies. कोरोना में जो गड़बड़ की वो अभी मत करो। कोरोना में गड़बड़ क्या की थी बच्चों ने, मैं आपको बताता हूँ। जब कोरोना आया तो घर में कुछ नहीं कर रहे थे, वो घर में ही बैठे हुए थे, बट स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो अटेम्प्ट नहीं दिया। मुझे याद है आज भी बहुत सारे होशियार बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी और घर में बैठे हुए थे, कहीं कुछ जाना भी नहीं, कोई कुछ काम भी नहीं, बट वो स्ट्रेस के एग्जाम होगी क्या नहीं होगी इस चक्कर में ये चीज से दूर बचो, क्योंकि उस समय जितने लोगों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी ना वो लोग पास होकर निकल गए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे आउट हो गए थे ना, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। आप अभी मैं बता रहा हूं वातावरण टाइट है, गिव मतलब एक साइट क्या बोलते रहे, एक फाइट, वातावरण टाइट,
ऐसा कुछ। तो मैं आपको बता रहा हूँ वातावरण टाइट है, बिंदास तो क्या अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके पासिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब जब कोई भी कन्फ्यूजन होता है ना, तो उस कन्फ्यूजन में अगर कोई व्यक्ति शांत शिद्दत दिमाग से आराम से पढ़ते पढ़ते चला जाए तो उसके बाद में वो पास हो जाता है। तो कन्फ्यूजन से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप पास होने वाले रहेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। सेम कोरोना का फेज रिपीट होते हुए मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। आशा करता हूं कि आप इस बात के बारे में ध्यान रखेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, अब मैं आपसे लिए चलता हूं अगली विषय के पास, और वो रहा कुछ इस तरीके से। सो बेटा जी, कल मैंने आपको सिलेबस को तो इंट्रोड्यूस करा दिया, और कल मैंने आपको बता दिया था कि बेटा जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस तरीके से कैसे कैसे एप्लीकेबल हुए। सो मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर रूल्स 2006 जिसको एप्लीकेबल है, और मैंने पूरा एनवायरनमेंट भी बताया इंडिया का कि एक साथ हम सारी कंपनियों को ये इंप्लीमेंट करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ना हमारी शिक्षा प्रणाली उस तरीके से थी, राइट, और ना ही हमारे पास उस लेवल तक के एक्सपर्ट थे कि जो छोटी कंपनियों को भी ग्रूम कर सकते। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो क्या था कि जो बड़ी कंपनी है जो रिक्रूट कर सकते हैं, जो एमएनसीज है, राइट, उन कंपनियों को पहले कहा गया कि आप क्या फॉलो करिए, इंड एस। सर आने वाले समय में क्या सभी लोग इंड एस ही पढ़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि यस, आने वाले 10-15 सालों में सभी कंपनियां इंड एस ही पढ़नी चाहिए, मतलब इंड एस कोई कंप्लायंट रहेगी। सो बेटा जी फिर जाहिर सी बात है कि हमारे पास 2 शेड्यूल 3 बने। उसके लिए शेड्यूल 3 एक ही बना सकते थे, बट उन्होंने 2 बनाए। अब ये जो शेड्यूल 3 है उसका डिवीजन 1 होता है और डिवीजन 2 होता है। डिवीजन 1 जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006, माने जो कंपनीज को इंड एस एप्लीकेबल नहीं वो वाली कंपनियों को होता है। और ये बेटा जी इसका बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, बट जब मैं बात करूं डिवीजन 2 की तो उसका फॉर्मेट अलग है। कल हमने ऑनलाइन जाकर आपको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ओपन करके बताया था। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी कंपनी थी वो? टाटा। और मैंने टाटा मोटर्स के आपको 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताए, एक 16 के पहले का और एक 2016 के पहले, और एक लेटेस्ट अगर आपने देखा तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया था, और 2016 के पहले का देखा था तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग था। आपके दिमाग में मैंने पूछा था क्या फर्क दिखा आपको, तो तुमने तुरंत रिकॉग्नाइज किया कि सर जो पुराना फॉर्मेट है उसके अंदर शेयर कैपिटल पहले है और अभी पीपीई पहले, माने असेट्स पहले है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। और फिर उसके बेसिस पर मैं अभी आपको आज जो पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको पता चला मैं कौन सा पढ़ाने जा रहा हूं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006, क्योंकि आपके सिलेबस में यही एप्लीकेबल है। से यस। अच्छा रसगुल्ला, एक लास्ट बात पूछू क्या, आप अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेंगे तो वो कौन सा एप्लीकेबल मिलेगा आपको? इंड एस। इंड एस कौन सा कंप्लायंट है बेटा जी? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो कब पढ़ने को मिलेगा आपको? CA फाइनल में। सो बेटा जी अब हम आगे बढ़े, और आज की हेडिंग लिखिए शेड्यूल 3 डिवीजन 1, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 शेड्यूल 3। अच्छा देखो, कुछ दिन तक जब तक बुक्स नहीं लगेगी, I won't give you the books. After that, I'll give you the books. आए ठीक है, अभी लिखना शुरू करिए। एक्सक्यूज मी, सर्दी झाली आहे रे, बघतोय काय? सो लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। बेटा जी एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एवरी कंपनी should prepare and keep at its registered office books of accounts, ठीक है, राइट। इधर आगे लिखूंगा इंक्लूडिंग फॉर ब्रांच, राइट। आगे लिखूंगा
Books can be maintained. Books can be maintained in electronic form. SAP, Tally, Oracle. ओके आपने देखे होंगे अलग अलग होटल के अलग अलग इलेक्ट्रिक फॉर्म में चीजें होती है, राइट? बही खाता सुना है कि नहीं सुना है? सो बेटा जी अब आपको जो मैं चीज समझा रहा हूं प्लीज बड़ा प्रेम से समझना। ये अगर आप फाउंडेशन से कंपेयर करेंगे जो आप पढ़ते थे तो आपको पढ़ाया जाता था दो चीजें, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसमें प्रोसेस बताई जाती थी, सोर्स डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी बुक, लेजर। तो अब ये कंपनीज एक्ट में हर चीज उनको गाइड करने के लिए लॉ है, कानून है। तो सेक्शन 128 ने कहा कि आपको फाउंडेशन में आपको क्या पढ़ाया गया था? सेक्शन 128 ने आपको कहा कि भाई साहब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट हमने फाउंडेशन में कैसे पढ़ा था? याद करो, फाउंडेशन में प्रोप्राइटरशिप के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सर जी पहले होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट माने इनवॉइस, एग्रीड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, जिस किसी की भी एविडेंस के बुनियाद पर हम एंट्री करते वो सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में क्या होता था? सब्सिडरी बुक, जर्नल, हाँ या नहीं? और जर्नल के अंदर ही हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी बुक भी। सब्सिडरी बुक के बाद में क्या होता था? लेजर। लेजर के बाद में क्या होता था? ट्रायल बैलेंस। एग्रीड? सो राजा बेटा जी यहां तक तो बन गई क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उन्होंने बोले कि एज पर सेक्शन 128 सार बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस। साला ससुर है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? मुझे एक बात बताओ कि टाटा मोटर्स की फैक्ट्री पिंपरी चिंचवड़ में है क्या? थप्पड़ लगा दूंगा, तुरंत बोलो। टाटा मोटर्स की फैक्ट्री पिंपरी चिंचवड़ में है कि नहीं है? है सर, अरे है। उस चौक का नाम है टेल्को चौक, समझे? हमारा पूना बहुत भारी है, वहां पर से ही सुधा मूर्ति जी काम करना शुरू करी थी, मालूम तुमको? पोटे कुछ भी बातें करते तुम, वो फ्लोर एरिया पर काम करती थी, सुधा मूर्ति की बातें नहीं सुनी तुम, येड़ा। ठीक है, सो टाटा मोटर्स इधर है, तुमको मालूम उनका रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है? मुंबई। Yes, you are right. So please understand there is a difference between two things. You can have an organization or a branch or an outlet in Pune or a factory in Pune, but it need not be necessary that their registered office is also in Pune. रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा ये आपको कानून में, लॉ में पढ़ाया जाएगा। सो अभी के लिए हमने जो पढ़ना था वो सेक्शन 128। सेक्शन 128 बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है, राइट, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। और उसके अंदर किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं? ब्रांचेस के भी। और उसके साथ साथ आपको और एक क्या चीज बताई गई है कि बेटा जी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकता है क्या? यस। तो ये एक अच्छा काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकता है। सो राजा बेटा जी अभी तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करी, बट साला बुक्स ऑफ अकाउंट शेड्यूल तरीके यहाँ पे नजदीक दूर भी नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा बेस बनेगा किसके लिए? बैलेंस शीट, P&L अकाउंट बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस तक का प्रोसीजर जरूरत था। ट्रायल बैलेंस के आगे क्या बनता है बेटा जी? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो राजा बेटा जी आगे बढ़ते, लिखिए मेरे साथ पॉइंट नंबर 2 अंडर सेक्शन, आगे लिखिए, एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 at AGM of a company, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको प्यार से हम क्या बोलेंगे? बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी should lay financial statements before the company। बिफोर द कंपनी माने बिफोर द कंपनी शेयर होल्डर, समझे? उन्होंने क्या बोले कि बेटा जी एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शुड ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द कंपनी। क्या आपने ये कोई एजीएम देखी क्या? किसकी देखी? किसी रिसेंट पर जियो की हुई थी एजीएम, और जैसे ही जियो का क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं उन्होंने बताई करी थी चीजें, धप करके शेयर। गुरु मूवी देखी क्या? गुरु, अभिषेक बच्चन, कितने बच्चों ने देखी? यार जिंदगी में कुछ तो करते हो। कौन सी मूवी देखी? नाम नहीं बता सकते।
अबे मूवीज देखते हो नहीं देखते हो? कौन सी देखी मूवी अभी? अरे कोई तो एक मूवी देखी होगी, नाम बता दो यार। यार ये प्री रिजल्ट बैच में ऐसे बच्चे तो नहीं आ गए ना जो दिन भर पढ़ते रहते बोलकर? सैराट देखी, गुड। और अवतार अभी देखी। अच्छा अवतार में बेटा वो क्या बात करते रहते उधर, क्यों अटैक करते उनके उस पर? एलिमेंट रहता, बट वो एलिमेंट कहीं को चाहिए? पैसे कमाते, तुम्हें पता है? पर वो पैसे कमाने वाला बंदा कौन रहता है? वो बात करता है कि शेयर होल्डर्स को अच्छे रिजल्ट दिखाने के है। पहला वाला अवतार का मूवी जाके देखो, मेरे को याद है उसके अंदर टेल दोस ब्लू मंकीज that the element which is lying down below the tree is really great and I cannot show poor results to my shareholders. Did you understand the meaning of shareholders there? It is this section. Okay? कि आपको फाइनेंशियल, अबे अभी तुम जब बात करते हो कि इस मूवी ने 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया अवतार 2 ने, राइट? सो बेटा जी क्या बात कर रहे हो? पैसा कमाया, यही बात कर रहे हैं ना? तो ये पैसा कमाया या बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं पता चल सकता? ये आपको कहां से पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ सम समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपको फाउंडेशन में याद होगा, सो इस ट्रायल बैलेंस के बाद में ये सबसे बड़ा अजूबा था जो हमने क्रिएट किया था अकाउंट्स में, और वो क्या था? कितनी सारी बुक्स को मर्ज कर कर हमने कंपाइल कर दिया था छोटी सी बुक्स में। जरा विचार करो ना कि भाई साहब कि अगर आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, करोड़ मतलब कैसे? 1 लाख करोड़, तुम्हें पता है इंडिया की बैलेंस शीट बन सकती है। और इंडिया कितना बड़ा है, इंडिया की बैलेंस शीट बना सकते, क्या पावर है अकाउंट्स में। शी तुमको समझ में नहीं आता है पावर, तुमको पावर समझा? यस। सो मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाया करते थे। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा फाउंडेशन में, तो इट वाज P&L, इट वाज ट्रेडिंग एंड इट वाज व्हाट? बैलेंस शीट। ये तो बस शुरुआत थी, बट अब जब हम यहां पर कर रहे हैं तो बेटा जी इन्होंने कहा कि एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एट एजीएम ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड ले डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन दिया गया। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन दिया गया है इन सेक्शन, आगे चलिए, 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 includes, okay, includes first point, balance sheet as at end of the financial year, as at the end of the financial year. दूसरा B, profit and loss account, C, cash flow statement, D, statement of changes in equity, आपको लिख देता हूं, नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटर, ये फाइनल में आएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये इंडेस में एप्लीकेबल है ना। ई क्या आएगा बेटा जी? एनी एक्सप्लेनेटरी नोट annexed to or forming part of any document referred in 1 to 4 above. ओके, सो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा जी सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है बेटा जी? पहला वाला बैलेंस शीट, फिर P&L माने ट्रेडिंग अकाउंट, अपनी ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक नहीं, एक ही P&L अकाउंट। सो बैलेंस शीट, फिर P&L अकाउंट। अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रही तो उसको नाम रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। P&L अकाउंट के बाद में नेक्स्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा वाला है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विच आई सेड यू इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। और लास्ट वाला है विच इज कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट्स, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट
अनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन वन और फोर अबव, मतलब बैलेंस शीट का पार्ट हो सकता है, पी&एल का हो सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो सकता है, नोट्स टू सॉरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसको हम प्रेम से क्या बोलते हैं बेटा जी? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकली एक बार चीज देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, आशा करता हूं कि पूरी कंपनी को पता, सभी लोगों को पता चल गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज के लिए क्या है। और जाहिर सी बात है कि इसका फॉर्मेटिंग जो था, इसका फॉर्मेट जो है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से एकदम क्रिस्टल क्लियर दिया है, ताकि किसी भी कंपनी में हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, उसको कंपेयर कर देखेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल टीसीएस और लेट्स टेक एन एग्जांपल इन्फोसिस। क्या आपको कंपैरिजन करना इजी होता है क्या? हम रियल टाइम में निकाल कर देखेंगे। दूसरी चीज हमें क्या देखने की कि क्या ये जो सारी चीजें बता रहे हैं, क्या ये सारी चीजें कवर्ड है क्या? बट बेटा जी, मैं जो निकालूंगा वो एज पर इंड एस निकालूंगा, बट आपको चिंता नहीं करना है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है, तो उन्होंने लार्जर पिक्चर को लेकर डिफाइन किया, तो उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी लिया है। हमारे केस में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं आएगा, तो बट हमारा देखना तो जरूरी है ना कि भाई ये होता है कि नहीं होता है। बट आगे जाने के पहले कुछ चीजें और लिख लेते हैं। चलिए आप एक और चीज लिख कर लीजिए। लिखिए, या वेरी इंपॉर्टेंट, financial statements should give true and fair view of company. Financial statement should give true and fair view of companies. Is that okay? और बेटा जी उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज चाहिए, सो देन कंपनी शुड कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133। अगर किसी भी चीज का ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए तो क्या करना चाहिए? सो हम बोलेंगे, लिखिए, कंपनी शुड कंप्लाई accounting standard अंडर सेक्शन 133। अब जरा ध्यान से सुनो, अंडर सेक्शन 133 ये सेक्शन है, इस सेक्शन के तहत रूल्स नोटिफाई किए जाते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, आरटीओ के कानून कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में। बट आरटीओ के रूल्स बेटा जी पार्लियामेंट में इतना टाइम नहीं कि वो आरटीओ के हर एक रूल्स को बनाएंगे, तो उसके लिए कमिटी बिठाई जाती है और वो कमिटी उसके रूल्स बनाती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेटा जी उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे ये बोला गया है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से होंगे उसके लिए कंपनीज एक्ट में कमिटी बिठाई जाती है और वो कमिटी फॉलो करती है और उसके रूल्स नोटिफाई कराती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो रूल्स शब्द को कैसे देखेंगे? किसी एक सेक्शन को बनाना पार्लियामेंट का काम है, और उस पार्लियामेंट के उस सेक्शन में ऐसा लिखा जाता है उस एक्ट में कि इस सेक्शन को फॉलो करने के लिए जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब होंगे उसके हिसाब से काम होगा। रूल्स प्रिस्क्राइब करने के लिए उसकी एक्सपर्ट कमिटी होती है जो उसको स्टडी कर रूल्स नोटिफाई करती है। तो इसके तहत दो रूल्स नोटिफाई हुए थे कल, अगर आपको याद होगा तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2015। तुम्हें शब्द रूल समझा गया यहां पर? सो पहले इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 2, किधर गया? पॉइंट नंबर 2, आई विल से अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब आप मुझे पूछोगे अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या? बेटा जो लिस्टेड कंपनीज होता है उनको और भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती। सो बेटा जी आपको बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं जो करने पड़ते हैं। अगर आप बैंक हो तो आपको फॉलो करना पड़ता है आरबीआई गाइडलाइन। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपको फॉलो करना पड़ता है आरडीए रेगुलेशन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
अगर आप टेलीफोन कंपनी हो तो आपको फॉलो करना पड़ता है ट्राई के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कोई भी अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड होंगे उनकी तरफ से। इज दैट ओके? तो मैं एक और बात बताता हूं, बैंक के लिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, सो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन। शैल आई रिपीट इट अगेन? बैंक के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन। इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आईआरडीए होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए कुछ स्पेशल नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में इस चीज को कवर करना कि भाई साहब आप कंपनी के ऊपर कौन से और कंप्लायंसेस है, वो कंप्लायंसेस आपको देखने पड़ेंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हुआ तो स्पेसिफिक प्रोविजन विल ऑलवेज ओवरराइड शेड्यूल 3। अभी तक तो शेड्यूल 3 के बारे में मैंने कुछ बात नहीं करी है। देखो शेड्यूल 3 कहां लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं। मैं तो अभी ये बोल रहा हूं कि सेक्शन 129 ये बोलता है कि एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखो। फिर मैंने सेकंड चीज बोली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो ये है। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा व्यू दिखाना चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे पता चलेगा? अगर वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है तो, और यदि वो क्या बोलते हैं उसको, अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में क्या आएगा? तो मैंने बताया आपको कि बेटा जी अगर वो आरबीआई गाइडलाइंस है तो आरबीआई गाइडलाइन, सेबी गाइडलाइन है तो सेबी गाइडलाइन, राइट? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तुम्हें पता है लिस्टेड कंपनी सारी हर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती है। तो जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो जो कंडीशंस आपको डाली गई है वो सारी कंप्लाई करते हुए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े समय के बाद कि आपको कंपैरेटिव फिगर्स भी दिखाने पड़ते हैं। तुम फाउंडेशन तक थे तो फाउंडेशन तक अपनी कंपैरेटिव फिगर्स नहीं दिखाया। अब आज मैं बताऊंगा कि नहीं भाई तुम्हें कंपैरेटिव भी फिगर्स दिखाने पड़ेंगे। कंपेयर फाउंडेशन में कहां था? बैलेंस शीट में था रे, बट ऐसा बनाया कब अपन ने? सो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब करंट ईयर का कितना और प्रीवियस ईयर का कितना। और जब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जाओगे तो उसमें करंट ईयर का नहीं, उसमें 4 कॉलम बनते हैं कि भाई साहब ईयर टू डेट कितना है। मतलब मान लो अगर आप सितंबर तक का बना रहे हो, ईयर टू डेट मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितना है, 30 सितंबर तक, 6 महीने। फिर क्वार्टर का कितना है, 1 जुलाई से लेकर सितंबर का कितना है। और ऐसे ही कंपैरेटिव पिछले साल के। बोम्बल्ला झेपला का मैं क्या बोल रहे थे, झेपला। तो बेटा जी ऐसे फॉर्मेट चेंज हो रही है, किसके बेसिस पर चेंज हो रहा है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो अलग अलग, जैसे कोई कंपनी लिस्टेड होगी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे तो देखना जरूर, है ना? तुम देखते हो कि ऐसे जाके सो जाओगे अभी घर जाके? देखेंगे ना? पैसा छापने का है ना, छापने का है ना? तुम्हें मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मित्र है, स्टूडेंट था मेरा, स्टॉक मार्केट में आज बहुत उम्दा काम कर रहा है, बहुत जोरदार। मेरा स्टूडेंट था, बहुत भारी काम कर रहा है और वो ट्विटर पर वगैरह वगैरह काफ़ी फेमस भी है। तुम पूछोगे नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो नाम बता दिया, लक्ष्मण वाघमोड़े बोलकर सर्च कर लेना, ही इज़ माई स्टूडेंट, ठीक है? सो मैंने क्यों नहीं नाम बता रहा था कि जो किस्सा था उसकी वजह से। तो बोलते कि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर ये शेयर खरीदूँ क्या, वो शेयर खरीदूँ क्या। तो वो एक आदमी को पूछा उसने कि तुम क्या करते हो, तो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उसने उसको पूछा और वो डॉक्टर बोला कि मेरे को लॉसेस हुए बहुत सारे शेयर मार्केट में। तो उसने पूछा कि तूने कितने साल डाले पढ़ाई करने में? तो बोले तुम सर्जन हो ना? बोले 10-12 साल तो डाले बोले पढ़ाई करने के लिए, और फिर उसके बाद में और प्रैक्टिस भी करी, फिर कहीं जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस बैठा। तो बोले जब तेरे को पैसा कमाने का था तो 12-15 साल डाले, और तू मेरी एडवाइस पर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देगा क्या? और तेरे को कन्विक्शन कैसे आएगा? उसने ये ज्ञान मेरे को पेला, डॉक्टर के नाम पर मुझे भी पेला, क्योंकि मैं उसको बोल रहा है यार बताना, कुछ करना, बताना। तो मेरे को क्या बोलता है कि आपने पढ़ने का, आपने एनालाइज करने का और फिर आगे बढ़ने का। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो ऑन द स्टॉक मार्केट। कि बोलेगा आपको कभी कन्विक्शन आएगा ही नहीं। बोले मैं 1 करोड़ रुपए से बिंदास डालता। बोले तुम डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज आप रीड नहीं करते हो। इसलिए मैं आज आपको समझा रहा हूँ, जो जो चीजें बता रहा हूँ ये पहली स्टेप बनेगी आपकी चीजों को रीड करने की। इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। जब प्री रिजल्ट बैच लेता हूं ना तो मैं दोनों काम करने की कोशिश करता हूं, एकेडमिक्स के साथ साथ आपका और एक किस तरीके से विकास हो सकता है। तो कल मुझे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़कर आओगे। जैसे हमने कल कौन सा देखा था, एनुअल देखा था, अब आज आप कौन सा देखोगे, इंटरिम। और है ना मेरे पास लाकर दिखाने का, ऐसा बैठे नहीं रहने का गधेड़े के जैसे। लाओगे ना कल? मैं तो कल क्लास में बैठने नहीं दूंगा। और मेरे को डर नहीं लगता है तुम्हारा, तुम ज्वाइन करोगे कि नहीं अपने घर में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कल मेरे को ये चाहिए, क्या चाहिए? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इज दैट ओके? अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है अपना? ये कौन सा चल रहा है? दिसंबर का है ना, 31। अभी तक तो आए नहीं होंगे, 31 दिसंबर के नहीं मिलेंगे आपको, सितंबर के मिलेंगे। दिसंबर अभी गया है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी थोड़े दिन तक मार्केट में दिखते रहना।
आने वाले समय में यू विल गेट टू सी दैट कि मेनी कंपनीज विल स्टार्ट पब्लिशिंग द रिजल्ट फॉर 31st December. इज दैट ओके? यस. कैन वी गो अहेड नाउ? सो तुमको कन्विक्शन आने के लिए बता रहा हूं, आगे पैसा कमाने के लिए बता रहा हूं. या ऐसा ही नहीं आ सकता. जब तुम खुद चीजें देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, ओनली इन दैट केस यू विल बी एबल टू गो अहेड. आगे बढ़ू. रसगुल्ले बच्चे, अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के बाद में आगे लिखो. थर्ड वन, Schedule 3 to the Companies Act. Schedule 3 to the Companies Act. Schedule 3 to Companies Act. 4. Guidance note. Guidance note issued by. Guidance note issued by ICAI. ये ब्रीफ में मैंने आपको चीजें बताई. सो बेटा जी एक बार इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा है पूरा पढ़ लीजिए, क्या क्या लिखा है, और मुझे कौन समराइज करके देगा, देखते हैं क्या समझा आपको, मेरे को भी समझने दो. आज क्या पढ़ा हमने, बताओ. हाँ बेटू. यस. पहले सेक्शन 128 बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, तो फिर मैंने आपको इसको फाउंडेशन से कनेक्ट कर दिया. अरे पढ़ लो क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, ट्रायल बैलेंस तक आ गए. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हें याद है ना, तुम कैसे भी बनाते थे. फिर मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं बना सकते. सेक्शन 129 बोलता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम के सामने रखने पड़ेंगे. अभी एजीएम क्या होती है आपको लॉ में अंकिता मैम पढ़ाएंगी. सो हाँ कल से आने वाली. हाँ मंडे से आ रहे क्या, ये कब डिसाइड हुआ, कौन से? नो नो नो, आई स्पोक टू हर, मोस्ट प्रोबेबली शी विल ज्वाइन. आज आ जाएगा इंस्टाग्राम पर, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज आ जाएगा. सो फिर मैं आपको बता रहा था सेक्शन नहीं, क्योंकि मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, बट जितना मेरे को जानकारी है उसके हिसाब से मैम विल स्टार्ट हर लेक्चर्स फ्रॉम टुमारो, बिकॉज सो दैट यू नो आपका सिलेबस थोड़ा सा और फास्ट प्रोसीड हो जाए. इट विल हेल्प. ऑल 3 सब्जेक्ट्स विल कीप गोइंग अहेड. ठीक है. तुम चाय पीते हो? हाँ नहीं पीनी चाहिए, अच्छी है. मैं तो सिर्फ देख रहा था लोग कैसे आए इस बार. चाय नहीं पीते, बेकार लोग आए. सेक्शन चाय पीने का बेटा बहुत अच्छी चीज रहती है. सेक्शन 129 क्या बोलता है बेटा जी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट. उसके अंदर बेटा जी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताए गए. P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. और एक चीज क्या है, एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स दैट इज कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट्स. बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, तो इट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू. और ट्रू एंड फेयर व्यू कब हो जाएंगे, अगर वो एएस को फॉलो करे एज पर सेक्शन 133. फिर उसके बाद में अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, और बेटा जी शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट एंड गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई. अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड है वो 2 रूल्स में नोटिफाइड है. आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग. वो कितने रूल्स में नोटिफाइड है, 2 रूल्स. रूल्स 2006 एंड रूल्स 2015. दिस वाज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाया दिस रूल्स. मतलब अब मुझे लगता है कि आप सेक्शन को भी पढ़ पा रहे हो कि सेक्शन 133 में बताया गया कि एएस फॉलो करेंगे. सेक्शन इतना ही बोलकर छोड़ देगा. सेक्शन में सारे एएस थोड़ी ना प्रिंट करके छोड़ेंगे. कल हमने जब ऑफिशियल गैजेट देखा था तो 1500 पन्ने का था. सो वो कहां पर दिखाया गया था, वो रूल्स में दिखाया गया था कि सेक्शन 133 के रूल के तहत हम ये सारी की सारी चीजें इधर पब्लिश कर रहे हैं. एग्रीड. तो रूल्स. अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अंदर बेटा जी मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग के लिए अलग रूल्स होंगे, राइट. इंश्योरेंस के लिए अलग रूल होंगे, राइट. सेबी के रूल्स हो सकते हैं आपके ऊपर एप्लीकेबल. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो तो इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स एप्लीकेबल हो सकते हो. सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब आपको वो भी कंप्लायंसेस करने, आप कौन से इसके अंदर आते हो. शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट. साला ये भी ससुर है, एक नहीं है, ये भी ससुर है. कितने डिवीजन है, 2 डिवीजन. डिवीजन 1 और डिवीजन 2. सो बेटा जी हम कौन सा फॉलो करने वाले हैं, डिवीजन 1. सो बेटा जी डिवीजन 1 में क्या क्या है वो हमको चीजें देखनी है. गाइडेंस नोट इश्यूड बाय आईसीआई. अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बट गाइडेंस नोट माने क्या कि अगर आपको किसी विषय पर इंस्टीट्यूट और गाइड करना चाहती है और किसी चीज पर अगर मेंबर्स को रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए गाइडेंस नोट इशू की जाती है. तो अभी हम डिवीजन 1 के बारे में बात करना शुरू करें. डिवीजन
1। तुम्हें पता है डिवीजन 1 के भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 चिंता ना करो, बैलेंस शीट है। अब तुम बताओ पार्ट 2 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फेंकने का थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, ऐसे ही बनता है। सो डिवीजन 1 क्या है? शेड्यूल 3। पार्ट 1 क्या है उसके अंदर? बैलेंस शीट। और पार्ट 2 क्या है? बैलेंस शीट। और पार्ट 2 क्या है? पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक काम करना चाहता हूं, कर लूं। सो चलिए, आज हमारी बात हुई थी कि हम कुछ कंपैरिजन कर कर देखेंगे। देख ले, कौन सा टीसीएस देखूं? ए कह रहे वो इंटरनेट कहीं को नहीं दे रहे तुम मेरे को। ए संतुड़ी, इंटरनेट लगा ना इसका। पासवर्ड चेंज कर दिया कमी ने। और याद कर लो यार, वही है तेरा कनेक्टेड है। हाँ मेरा भी हो गया कनेक्ट, किसको बताना मत वापस। कनेक्टेड है बोले। ये ऑनलाइन के रसगुल्लो, तुम कैसे हो? चलिए, आज सभी बच्चे ऑनलाइन वाले तुम भी ये काम करेंगे। जल्दी से कहां पर आएंगे? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और एक ओपन कर लेते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस, ओके। सो मैं टीसीएस के पास आ जाता हूं। यार ऐसे कुकीज बुकीज मत लाया करो यार, और एक्सेप्ट कर लेगा। आपने पास ऑप्शन कहां छोड़ते हो? ये इन्वेस्टर में जाने का सीख लो, बाकी इधर उधर ज्यादा ध्यान मत दो नलायको। टीसीएस कंपनी अच्छी कंपनी है। एक Q3 के रिजल्ट आ गए गिरे। टीसीएस टू अनाउंस फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ Q3 ऑन मंडे। मंडे को आएगा, सभी लोग मंडे को रिजल्ट देखेंगे क्या? दिख रहा है क्या? कितने जल्दी रिजल्ट आ रहे? अच्छा, अभी अपने को Q3 नहीं देखने का, अपने को क्या देखने का? ताई Q2 नहीं देखेंगे अपन, एनुअली देखेंगे। अभी अभी औकात नहीं बनी अपनी। ओ कुठे है Q2? हाँ, फाइनेंशियल ईयर 22 डाउनलोड इधर। इन्फोसिस इन्वेस्टर रिलेशन, हर एक जगह पे बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी किया हुआ है कि आपका इन्वेस्टर रिलेशन होना चाहिए, जहां से ये इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड। इन्फोसिस अनाउंसेस सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स ऑन अक्टूबर। नहीं, ये नको। Annual reports is what I want. 22, 23 नहीं, 21, 22 का चाहिए ना। ये एनुअल रिपोर्ट पीडीएफ, ठीक है। ये इन्फोसिस की है। इधर एक इंडेक्स होती है, पेज नंबर मेरे हिसाब से 175 पर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 175 पर स्टैंड अलोन है, और 255 पर क्या है? कंसोलिडेटेड। अभी हम कंसोलिडेटेड की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एनुअल देखेंगे। किसी के पास शॉर्टकट है पेज पर डायरेक्ट पहुंचने का? तेरे पास एप्पल है ना रे? ऊपर बुकमार्क है, ये कंसोलिडेटेड है। लवली रसगुल्लास, ये हम आ गए तुम्हारे लिए बहुत भारी वाली चीज लेकर। वाओ, ये बैलेंस शीट है, आप देख रहे हो, कंपैरेटिव्स दिए हुए। बट एक सेकेंड, हमको टीसीएस के पास में भी जाना पड़ेगा। टीसीएस आ जाना बेटा, आजा आजा टीसीएस आजा। हाँ ये रहा। इसके अंदर कौन से पेज नंबर पर है? स्टैंड अलोन 318 पर है। सो हमें 318 पेज नंबर पर जाने का है। कौन सा पेज नंबर है?
देखो क्या होता कि मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि मैं घर से ही निकाल कर लेके आ जाऊँ और आपको ये इधर ही आकर बता दूँ, बट फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको फिर पता नहीं चलता कि जाके ढूंढना कैसा है, और ये एक्चुअली इतना मशक्कत का काम है कि यू हैव टू डू ऑल दिस रिसर्च, तब जाके आप पैसा कमाते हो। हाँ, ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, राइट। अच्छा, ये बैलेंस शीट किसके हिसाब से बेटा जी? आर वी डूइंग दिस बैलेंस शीट एज पर एएस और इंड एस? इंड एस। सो जो शेड्यूल 3 मैं पढ़ाऊंगा वो मैच नहीं होगा इसके साथ में, बट आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर बेटा जी पहले स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे, सो असेट्स दिया हुआ है और असेट्स के नाम्स दिए हुए, करंट असेट्स दिया हुआ है, फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है, और फिर इस तरीके से चीजें जा रही है। अगर आप ध्यान से एक चीज देखेंगे तो एज एट 31 मार्च 22 लिखा है और फिर एज एट 31 मार्च 21 लिखा है। सही है ना बेटू? किधर गए? सो माने कंपैरेटिव्स दिए हुए, ठीक है। नाउ इट्स टाइम दैट वी सी फॉर द इन्फोसिस। ये वेयर हैव वी कम? अपन आए थे ना रे इधर, लाकर छोड़ के गया था इधर तक। ये दिख रहा है बेटा जी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22, और उसके बाद में कौन सा है? 21। मतलब कंपैरेटिव में अब आपको एक चीज पता चल गई है कि पहले करंट ईयर का डेटा आता है, फिर नेक्स्ट ईयर का डेटा आता है, लास्ट ईयर का डेटा आता है, पास्ट ईयर, लास्ट ईयर का डेटा उसके बाजू में। अच्छा, एग्जाम में अगर उल्टा पुल्टा किया मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट की किसी भी रिक्वायरमेंट को आप बाईपास नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन्स। नाउ इफ यू सी, यहां पर पीपी राइट ऑफ यूज ऑफ असेट, जिस तरीके से हमने टीसीएस की बैलेंस शीट देखी थी, उसी तरीके से क्या हम इंफोसिस की भी बैलेंस शीट देख रहे हैं क्या? चलो अभी पूरी क्लास को एक चीज बतानी है मुझे, पीपी कितना है इनका? 11384, एग्रीड। जरा एक बार जाके टीसीएस का निकालना है, तो क्या बहुत इजी है क्या हमारे लिए? अरे मत कर यार प्लीज, पहले ही मैं परेशान हूं। सो पीपी क्या हमें निकालना इजी है क्या? पहला ही वाला क्लॉज 9669 बता देता है कि इसकी पीपी कितनी है। बताओ मुझे किसकी पीपी ज्यादा है? इंफोसिस। मेक्स द पॉइंट क्लियर। इस तरीके से आपको सारी चीजें यहां पर लाइन बाय लाइन, यहां पर राइट टू यूज असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल और बाकी की चीजें दी हुई है। क्या आपको सेम तरीके से देखने को मिल रहा है क्या? बेटा जी ये बहुत बड़ा काम किया गया था कि जिसके वजह से यूनिफॉर्मिटी आई इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द कंपनीज इन इंडिया। नाउ just visualize if I tell you कि now there is a uniformity all over world, कैसा लगेगा? Now if I tell you there is a uniformity all over world, so can you do one thing? Let's download the financial statements of Apple or Tesla. Will you do that? So you will tell me tomorrow कि Tesla और Apple या जो कंपनी तुम्हें पसंद है जहां पर IFRS इंप्लीमेंटेड है, लगभग अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है। और अगर आप 2016 के पहले चले जाओगे और तब के निकाल के कंपेयर करोगे तो कंपेरेबल नहीं था। ये बहुत बड़ी स्टेप हुई थी। इज दैट ओके? आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। सो बेटा जी हमारी पहली बात हुई थी कि सर बैलेंस शीट होता है। दूसरा क्या बात हुआ था बेटा जी? पी एंड एल होता है क्या? ये क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट दिख रहा है क्या? सो सेकंड चीज, सारे लोग पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट हर जगह पे सेम टू सेम मिलेगा आपको। अब बेटा मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं कि दूसरी चीज थी पी एंड एल अकाउंट। नेक्स्ट क्या चीज थी? अगर आपको याद होगा, सो बेटा जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या आपको ये हेडिंग दिख रही है क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बट क्या हम इंटरमीडिएट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ने वाले हैं? नहीं। कहां पे पढ़ेंगे? फाइनल में। फिर बेटा जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बाद में अगर आपको याद होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट था। क्या बेटा जी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिख रहा है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस। उसके बाद में अगर आपको याद होगा तो नोट्स टू अकाउंट्स था, या नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर बेटा जी सारी चीजें लिखी गई है। और आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या कंप्लाई करने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पढ़िए क्या लिखा है? दिस स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर टू एज इंड एस as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, read with Companies Indian Accounting Standards rules as amended from time to time। हमारे लिए सिर्फ फर्क इतना ही होगा कि वो इंड एस के हिसाब से नहीं होंगे, वो एज पर एएस के हिसाब से होंगे। और दूसरा
हाँ राजा बेटा जी, हमारे इंड एस नहीं होंगे, हमारे कौन से होंगे, एस। और बेटा जी ये सारी चीजें कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए वो सारी चीजें इसमें लिखी गई है। अगर आप देखेंगे सो एम्प्लॉय बेनिफिट, लीजेस, राइट, आपको इसमें क्या क्या बताया जाता है मैं बताता हूं। पीपी ऊपर तो लिख दिया, बट पीपी की अकाउंटिंग कैसे की उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। सो सारे नोट्स टू अकाउंट्स में आपको चीजें लिखी जाती है कि डिटेल्स दिया जाता है। अब जरा देखिए इन्वेस्टमेंट, आपने ऊपर बैलेंस शीट में क्या लिखा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, बट कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट है उसका ब्रेकअप यहां पर दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखिए, ताज एयर लिमिटेड, उसमें इंपेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? हु विल टेल मी व्हाट डज दैट मीन? ये पढ़ते देखते तुमको कितना समझ में आता है। ये इन्वेस्टमेंट बताए, इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा तुमने लगाया। अब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज 2405 2405, ये ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर अनकोटेड, ताज एयर लिमिटेड 1919 लिखा है, और फिर उसमें से लेस किया है इंपेयरमेंट। मैं ऑनलाइन लाइव के बच्चों से भी पूछ रहा हूं कि बेटा जी बताइए मुझे इस लाइन का मीनिंग क्या है, सोचिए ना। हाँ ना, अनकोटेड है बेटू, अनकोटेड का मतलब लिस्टेड नहीं है। ये दिख रहा है अनकोटेड है, अरे कहां गया, अनकोटेड है ना। लेट मी सी हु विल टेल मी ना। और देखते हैं अभी तुम स्टॉक मार्केट में तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन आएगा, देखेंगे। इंपेयरमेंट का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू हो गई जीरो। सेल होता तो बेटा शब्द यूज करते सेल। इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग मींस व्हाट, लॉस ऑफ हियरिंग। सो उसी तरीके से इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब पिछले साल अगर आप देखेंगे कंपैरेटिव तो 19 का लॉस हुआ था। You getting my point? That was an impairment, loss, any which ways। तो आपको एक बात पता चलेगी इंपेयरमेंट है, और इस तरीके से हमें सारे ब्रेकअप देने पड़ते हैं, समझ गए। सो ट्रेड रिसीवेबल का ब्रेकअप है। आशा करता हूं कि अभी सभी बच्चों को यह बात भी पता चल गई कि नोट्स टू अकाउंट्स कुछ नहीं होता है सर, एनेक्शर्स होते हैं। जिस एनेक्शर्स के अंदर कि कितना पैसा है, कितना मतलब उसके डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। अब जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर डिस्क्लोजर दिया गया कि बैलेंस इन बैंक कितना है, चेक्स इन हैंड कितना है, रेमिटेंस इन ट्रांजिट कितना है। तुम्हें याद है तुमको फाउंडेशन में एक चीज बताई गई थी, फाउंडेशन में एक चीज बताई गई थी कि जब चेक मिलता है तो चेक को हम कैश बुक में रखते हैं, कैश कॉलम में। ये देखो है नहीं अभी कुछ, बेटो बता रहे चेक्स ऑन हैंड। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एनी विच वेज इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है बेटा जी, सारे ब्रेकअप दिए जाते हैं अबाउट वेरियस आइटम्स विच यू हैव पुट इट इनटू द बैलेंस शीट। और अभी मैं वो आइटम्स आपको सिखाना शुरू करूंगा। सो आशा करता हूं कि अब आप इसको खुले दिल से स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है रियल लाइफ के साथ। इज दैट ओके? ऑलराइट, हियर वी गो। सो बेटा जी अब हम आपको बैलेंस शीट सिखा रहे हैं, सभी लोग सीखेंगे बैलेंस शीट मेरे साथ। अच्छा, आज जब मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एकेडमिक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? एकेडमिक्स। बट मैं आपको ओपन करके बताऊंगा बैलेंस शीट जैसी होती है एक्चुअली, बट बेटा उसमें से हर एक आइटम हमें काम के नहीं है और वो अननेसेसरीली आपको कंफ्यूजन और कैओस क्रिएट करेंगे, तो वो मैं नहीं होने देना चाहता। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सो बेटा बैलेंस शीट शेड्यूल 3 डिवीजन 1, डिवीजन 1 पार्ट 1। सो बेटा जी इस तरीके से होगा, एक 2 कॉलम बना दीजिए और फिर इधर एक नोट्स बना दीजिए और फिर ऐसा लिख दीजिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, फिर यहां पर लिखेंगे हम करंट ईयर फिगर्स, करंट ईयर, और फिर उसके बाद में बाजू में कौन सा आएगा? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और कौन सा? प्रीवियस ईयर। अगर आप सब लोग रेडी होंगे तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं, राइट? सो बेटा पहला पॉइंट आया है और इसका आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो भी आप लिस्टेड में देख रहे थे वो कैसे था? असेट से शुरू हो रहा था, बट हम किससे शुरू करेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर्स फंड,
शेयर होल्डर्स फंड, इसको अंडरलाइन कर कर उसमें पार्ट ए शेयर कैपिटल, पार्ट बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पार्ट टू हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट। अच्छा, मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे और एक आइटम था, मैं खा गया उसको, क्योंकि मैंने बताया था मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, ये एज पर एकेडमिक्स, कि जो आपको याद करके जाना है। अननेसेसरी जो चीजें है वो मैं बताऊंगा, बट एज अ मैटर ऑफ रेफरेंस आपको बताऊंगा। इज दैट ओके? फिर इसके अंदर पॉइंट नंबर ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर आप लिखेंगे बी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, इसको हम प्रेम से बोलते हैं डीटीएल। क्या बोलते हैं बेटा? डीटीएल। पॉइंट नंबर सी में आएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और पॉइंट नंबर डी में आता है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। सो अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो पहला रोमन 1 आता है, फिर उसके बाद में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके बाद में हम लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज 2 पॉइंट पर बनता है, और पॉइंट नंबर 3 पर बनता है बेटा जी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज की एक खास बात है बेटा, जो कुछ भी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है वही करंट लाइबिलिटीज का स्वरूप बनते जाती है, बट यहां पर जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो क्या बन जाता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग। सो पॉइंट नंबर ए शॉर्ट टर्म बोरिंग। सुन रहे हो क्या बेटा जी? जो भी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी आपकी, वो डीटीएल टैक्स शॉर्ट टर्म में नहीं आता। इधर पॉइंट नंबर बी बनता है ट्रेड पेबल। क्या बनता है? ट्रेड पेबल। फिर पॉइंट नंबर सी में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और लास्ट पॉइंट डी में आता है अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। और ये टोटल हो गई, और ये टोटल हो गई। हैप्पी? एक बार इसको लिख कर निकाल दीजिए। और आपको मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो, ये याद मैं कराऊंगा, ये मेरा स्टोरी है, मैं याद कराएगा। उसके बाद में अभी असेट साइड बनेगी। अब इसके बाद में क्या बनेगी? असेट साइड। सर ये हर बार बनानी पड़ेगी? हो बेटा, हर बार बना। वेलकम टू इंटरमीडिएट। असेट्स बेटा जी, असेट्स के अंदर सर पहले प्रीवियस ईयर क्यों नहीं लिया? बेटा मेरे को मजा आ रहा है। अरे यार, मतलब बताने के बाद में कैसे पूछ सकते हो? नालायक, थोड़ा सा ध्यान दे। अभी डाउनलोड कर भी बताया कि मैंने आपको बताया कि पहले करंट ईयर का फिगर आता है, फिर प्रीवियस ईयर का फिगर आता है। अच्छा, असेट्स में क्या क्या आता है बेटा जी? फर्स्ट वन प्रॉपर्टी। मतलब ये कैसे आएगा देखा ना जरा, मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा। वन पेन दबाड़ा बन जाता है। ये वन के अंदर पॉइंट नंबर ए, मतलब 1 और पॉइंट ए साथ में ही है। सर 1 क्या है? जो ए है। सर ए क्या है? जो 1 है। मेरे पास घूर कर मत देखो, जो है मैं वो बता रहा हूं। 1 क्या है? ए है। ए क्या है? 1 है। गुड, 1 पॉइंट ए। सो इसका नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर बी इंटेंजिबल असेट्स। फिर सी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सांबा। फिर डी इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ये हुआ आपका 1। Oh, I'm sorry, I just forgot to write down here one more thing. I'm sorry यार, थोड़ा सा जुगाड़ करना, थोड़ा सा
तुम लिखते थे ना पहले, ये इधर नॉन करंट असेट्स आएगा, नॉन करंट असेट्स, इसको अंडरलाइन करके पीपी, और ये इधर आता था, शेड यार सब घाण कर दिया मैंने, तुम टेंशन न लो, तुम नॉन करंट असेट्स लिख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर, फिर मैं बता रहा हूं क्या करने का। फिर इधर ये आने के बाद में ए और 1, ये 2 और 3 और 4, ये ऐसा आएगा। मतलब पॉइंट ए जो है, उस पॉइंट ए के अंदर पीपी, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, आई एम सॉरी, आई मीन इट। फांसी पर थोड़ी ना लटका दोगे पागल, हो गई गलती अभी। चलो नहीं, वेरी गुड रसगुल्ली। सो नॉन करंट असेट में पहला पीपी आ गया। अब दूसरा क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर आप एक बार सोच लो, वही लिखना है क्या बेटा, सोच लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तुम करोगे ना, खूब पैसे कमाओगे, खूब इन्वेस्ट करोगे, है ना, फिर मुझे ला कर दोगे। हो चलो कितने कितने लाके देंगे, आज ही सौदा हो जाए। ऑनलाइन वाला तुम भी बताओ, फिर मेरे को कब रिटायर होना है मैं पता करता हूं। कितना देंगे, 150 रुपया। बेटा मत, मैं संभाल लूंगा बेटा, वो कहीं कम ना पड़ जाए तेरे को, रख लेना अपने पास ही। गुड बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। तुम्हें आज देख रहे हो, तुम जब तुम फाउंडेशन में थे ना, कितने कमीने थे, और मुझे पता है तुम आज भी वैसे ही हो, बस सिर्फ टाइम की बात है। शुरुआत में ऐसे साधु संत बनते ना, बाप रे बाप। सी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया सर। फिर डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स असेट, ये बोल रहे कि सर मैं 0 रुपीज दूंगा, ये बोल रहे 1 लाख। सर फर्स्ट सैलरी, अच्छा आई लव यू ब्रो। कौन है ये, कौशल, थैंक यू सो मच। तूने दिल से बोला जितना एसपीसी डिस्काउंट देगा। ये खतरी था बच्चा। तूने बोला क्या, अच्छा तूने इधर इसको बोला था, अच्छा चलिए सुनते। डेफर्ड टैक्स असेट हो गया, ओके। डी लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और पॉइंट नंबर ई में अदर नॉन करंट असेट। भाई साहब ये सारी नॉन करंट असेट्स आ गई। हैप्पी, पाजी ये नॉन करंट असेट हो गई क्या, तुम्हें पता है और एक है करंट असेट्स। करंट असेट्स का रूल सुन लीजिए क्या है, जो ऊपर नॉन करंट है वो नीचे करंट बन जाएंगे। बट गधेड़े चाले मत करो, पीपी क्या करंट बन सकती है क्या। फिक्स्ड असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। पापा हंसेंगे, मम्मी हंसेगी, वो बाजू में तुम्हारा डॉग बैठा रहेगा, वो हंसना चालू करेगा, बोले कैसा येड़ा है ये भाई। पीपी कैन नॉट बी शॉर्ट टर्म। सो इन्वेस्टमेंट क्या शॉर्ट टर्म हो सकता है क्या, यस। तो हम पहला नाम लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। अभी सुनते क्या, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर तुम क्या करते मालूम क्या तुमको, तुम्हारे पास बहुत स्टॉक रहता है। स्टोरी बनाओ, स्टोरी बनाओ, स्टोरी बनाओ। तुम्हारे पास बहुत सारा क्या होता है, स्टॉक। तुम स्टॉक को क्या करते, स्टॉक को क्या करते, एक बार बोल। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है भाई, मैं स्टॉक के साथ करते क्या ये पूछ रहा हूं। अगरबत्ती, हाँ तुमने कुछ बराबर बोला, जोर से बोल। गोटा खेलना चालू करो तुम। अरे तुम स्टॉक को होगा तो सेल करोगे, मतलब तुम जाके किसी दुकानदार को बोलो स्टॉक का क्या करना, स्टोर करो सर। अबे कहां डंडे मारकर भेजेगा, दुकानदार बोलेगा भाई स्टॉक है बेच इसको, यही बोलेगा ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम, स्टॉक को स्टोर करो। शी गंदा माला है। क्लोजिंग, क्लोजिंग मैं भी कुछ भी लिख रहा हूं। सो बी, पहले तुम्हारे पास क्या होता है, इन्वेंट्रीज। पहले क्या होता है,
इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री को बेचोगे, इन्वेंट्री को बेचोगे तो क्या होगा, कैश आएगी, और उधार में बेचा तो ट्रेड रिसीवेबल, तो सी में आएगा ट्रेड रिसीवेबल, और डी में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओ पाजी बहुत इजी था याद करना, ये कैसा याद करा कि पहले हमारे पास स्टॉक था, हमने उसको उधार में बेचा तो ट्रेड रिसीवेबल बना, फिर हमको रोकड़ा मिला तो क्या मिला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब ट्रेड रिसीवेबल ने क्या दिया मुझे, कैश। डी के बाद में ई, जो बेटा जी ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है, वो नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस भी बनते हैं, तो मैं क्या बोलेगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अयो ई के बाद है क्या बोलते, अदर करंट असेट्स, और इसके बाद ये हो जाता है टैली, टैली दोनों साइड टैली टैली है बेटा, दोनों साइड टैली टैली, समझे हो। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तुमको याद करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता। अब तुम मेरे को पूछते हैं सर ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं, अब जैसा मैं इधर लिखेगा शेयर कैपिटल 1, ये 1 जो है ये नोट नंबर है, और इस नोट नंबर में जाके मैं लिखूंगा कि कितने शेयर्स थे, कितने रुपए के, कितना ऑथराइज था, कितना इश्यूड सब्सक्राइब था, कितना कॉल्ड अप है, कितना कॉल्स इन अरियर्स है, कितना बेटा जी आपका पेड अप कैपिटल है, ये सारी चीजें हम कहां पर लिखेंगे बेटा जी, नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट्स टू अकाउंट्स क्या करता है, उसके डिटेल्स देता है। तो अब जब हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमें नोट्स टू अकाउंट समझ में नहीं आ रहा था, नोट्स टू अकाउंट्स क्या है, इज दैट ओके। सो नोट्स टू अकाउंट्स हमें क्या करता है, उसके डिटेल्स देता है। तो अगर आपको मैं बताऊं, ये देखो ना कहां पर है, किधर था भाई मैं, हाँ ये अभी इन्फोसिस में, ये क्या दे रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में, डोंट यू थिंक सो, ही इज गिविंग द ब्रेकअप, उसके डिटेल्स दे रहा है। चलो नीचे और चलते हैं, ये अदर फाइनेंशियल एसेट उसके ब्रेकअप दे रहा है, ट्रेड पेएबल उसका ब्रेकअप दे रहा है, से यस। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए है हैवी हो जाएगा। सो हर एक चीज के डिटेल्स यहां पर दिए जाते हैं बेटा जी। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है, ये सारे डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। आई होप यू पीपल गॉट दिस पॉइंट। कोई क्वेरी? ओके, अब बेटा जी इसी तरीके से अब मुझे आपको क्या समझाना है पता है क्या, मुझे आपको ये बताना है कि इस बैलेंस शीट को पढ़ते कैसे। तो जो ये फर्स्ट पोर्शन है, ये पोर्शन बताता है कि ओनर को कितने रुपए बिलोंग करते हैं, ठीक है। जितना पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में बढ़ेगा उतना तुम खुश रहोगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से सोच के मुझे बताना। एक बैलेंस शीट है, अभी बेटा मैं ये आपकी बचपन की बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं। एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में यहां पर क्रेडिटर्स है, ओके, और यहां पर क्रेडिटर्स है 5 लाख रुपए, और तेरे पास यहां पर है पीपीई 5 लाख रुपए। तो तुम मुझे बताओ खुश या दुख? दुख। किसको खुश या दुखी? क्यों बेटा? यू आर गोइंग राइट, दुखी होना चाहिए। क्यों? क्रेडिटर शॉर्ट टर्म है, उसको पैसा देना पड़ेगा। पीपी लॉन्ग टर्म है, पैसा आएगा कहां से? सेस कहां से लाएंगे पैसे? अभी फॉर एग्जांपल एक कैमरा है मेरे पास, और मेरे पास एक ट्रेड पेएबल है। अभी कैमरे को बेचूंगा तो मेरे 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे मेरे को, बिकॉज इट हैज बिकम सेकेंड हैंड। सो पेमेंट कैसे करूं मैं? यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर मैं आपसे यहां पर बताऊं कि यहां पर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, राइट, 20 lakhs, खुश या? अच्छा चलो ऐसे भी नहीं, अगर मैं इधर कर देता हूं कि इट इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल 5 लाख, चलो तो भी खुशी ना, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये इजीली रियलाइजेबल और पेमेंट हो जाएगा। सो बेटा जी समझने की कोशिश करना कि जो भी लाइबिलिटी साइड है, वो लाइबिलिटी साइड ये बोलता है कि किसको कितना पैसा देना है, और पैसा कहां से दिया जाता है बेटा जी? असेट साइड से। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 11th 12th में कुछ बच्चे ऐसे पढ़ के आते हैं, रिजर्व का मतलब क्या, कुछ पैसा साइड में निकाल के रखना। तुम उस पॉइंट को समझे नहीं। लाइबिलिटी साइड में कभी भी पैसा नहीं होता है, लाइबिलिटी साइड में सिर्फ ये बोलता है कि किसको कितना भुगतान करना है। जब मैं आपको यहां पर बैलेंस शीट बता रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं असेट में से ओनर को इतना मिलेगा, पॉइंट नंबर रोमन आई, और पॉइंट नंबर 2 से जो मिलेगा बेटा जी वो किसको मिलेगा? आउटसाइडर, ओके।
ये पेमेंट किसको मिलेगा बचा हुआ? आउटसाइडर। हैप्पी? सो बेटा जी ये रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्या होता है बेटा तुम्हें पता है कि फॉर एग्जांपल इंफोसिस ने पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए। हैप्पी? तो पैसे कमाए तो इंफोसिस ने क्या किया उन पैसों का? उन्होंने एक ऑप्शन था कि वो पैसे खुद ही कंज्यूम कर लेते, ओनर को दे देते, या उन्होंने वही पैसा वापस री इन्वेस्ट किया। तुम ऐसे हिलकर देखो, हिलना। ये जो बेंच है ना, ये बहुत पुराने जमाने में ली हुई है। स्वप्निल सर अगर चाहते तो बेटा जी इस बेंच में पैसा ना इन्वेस्ट करते हुए जो पैसा आते उसको उड़ा देते, तो ये बेंच नहीं आती, तू फिर नीचे बैठा रहता। सो बेटा जी तुमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो बेंच में छुपा हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इस बिल्डिंग में छुपा हुआ है। ओनर का पैसा कितना बिलोंग करता है वो यहां पर लिखा हुआ है। सो बेटा जी प्लीज बहकी बहकी बातें मत करना कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैश होती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस सिर्फ ये बताता है कि ओनर को कितना देना बाकी है, और लाइबिलिटी साइड क्या बताती है कि आउटसाइडर को कितना देना बाकी है। असेट साइड हमें यह बताती है कि हमारे लॉन्ग टर्म असेट्स कितने हैं और हमारे शॉर्ट टर्म असेट्स कितने हैं जो रेडिली रियलाइजेबल है। क्या यहां तक बात समझ में आती है बेटा? ऑलराइट, ऑनलाइन लाइव वालों जल्दी से मुझे बताओ क्या यहां तक आपके जहन में यह बात चली गई है क्या? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए रसगुल्लो जल्दी से मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए अभी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कौन सी कंपनी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी जिसके शेयर कैपिटल हेल्ड बाय प्रमोटर्स ओनर्स ज्यादा है, या ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल हेल्ड बाय प्रमोटर कम है? ये बच्चा बोल रहा है ज्यादा है। बाकी देखो दो ऑप्शन है, प्रमोटर का पैसा ज्यादा है, मोर, प्रमोटर मतलब ओनर जो शुरुआत में कंपनी को बना, दूसरा प्रमोटर का पैसा कम है, लेस है, राइट? कौन सी कंपनी ज्यादा परफॉर्म करेगी? चलो तो तुमको ट्रिक देता हूं, जिनका पैसा ज्यादा है वो परफॉर्म करेगी। तुम पूछोगे क्यों? अजीम प्रेम जी का विप्रो में स्टेक ज्यादा है, कंपनी बहुत जोरदार करती है, क्योंकि अजीम प्रेम जी जब ओनर का ही पैसा अटका हुआ है और वही कंपनी को मैनेज कर रहा है, भाई कंपनी की प्राइसिंग नीचे गई तो पहला झटका तो प्रमोटर को ही लगेगा, दूसरा झटका फिर बाकी के स्मॉल शेयर होल्डर्स को लगेगा। आईटीसी प्रमोटर अब ज्यादा बचे ही नहीं है उसमें, नामो निशान नहीं है। आईटीसी जिन्होंने बनाया था अब नहीं है लोग ज्यादा उसमें। सो बेटा जी आईटीसी में कोई भी डिसीजन लेना यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, वहां पर कौन गारंटीड रहेगा पता नहीं है। प्रमोटर जब रहता है तो सालों साल वही व्यक्ति होता है, सो उसकी लाइन ऑफ दिशा सेम रहती है, उसके चांसेस ज्यादा है, काम करने का दिशा सेम रहता है क्योंकि वही सिलेक्ट होकर आएगा, वही एमडी बनेगा। तो आपको भले ही वो कंपनी नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी बट उसको दिशा मिलती रहेगी कि सेम आदमी परफॉर्म कर रहा है। बट अगर बेटा जी हर बार अगर मान लो, हर बार तो होता नहीं ऐसे दूसरी कंपनियों में भी, बट अगर मान लो प्रमोटर सेम नहीं है, सो इट हैपेंस मे बी एमडी चेंज हो रहे। जैसे क्या हुआ कि जब तक प्रमोटर थे इंफोसिस क्या भागा, जैसे ही सिक्का जी आए थे, याद है इंफोसिस की बैंड बजी थी, नारायण मूर्ति के लेटर गए थे, और नाव नंदन नीलकानी इज टेकिंग केयर ऑफ इट। सो बेटा जी ये बात ध्यान में रखना कि जब कभी भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, मतलब अब मैंने बोला ना कि मैं अभी क्योंकि प्री रिजल्ट बैच है तो मेरे पास थोड़ा समय मिलता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको और एडिशनल चीजें भी बताते रहूं। सो जब कभी भी आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग की नोट देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये याद आ रहा है आपको? ये कहां पर गया शेयर होल्डिंग पैटर्न? इधर था ना कहीं, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिख रहा है इसमें। सो बेटा जी इस केस में टीसीएस का शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा सन्स के पास कितना है? 72.27%। तो प्रमोटर का स्टेक ज्यादा है कि नहीं है? प्रमोटर मतलब क्या? टीसीएस का ओनर कौन है? टाटा सन्स। सो प्रमोटर का स्टेक ज्यादा है कि नहीं है? जाहिर सी बात है टीसीएस के ऊपर प्रमोटर का कंट्रोल ज्यादा है और उसको एक दिशा अच्छी मिलेगी एंड इट विल फंक्शन वेल। इज दैट ओके? एनी विच वेज ओनर चेंज होने का छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं आता है भाई। ट्विटर, टॉयलेट पेपर्स गायब हो गए, एड़े मजाक कर रहा हूं क्या? ओनर चेंज होने के बाद में ये एक परिस्थितियां हो जाती है। ट्विटर के बारे में आज हम कैसी कैसी बातें करते, चलेगी क्या नहीं चलेगी, शेयर प्राइसेस बज रही है,
भाई साहब ये बहुत बड़ी चीज है प्रोमोटर्स। सो शेयर कैपिटल के बारे में जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने बोला कि ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि बेटा जी यहां पर जब कंपनीज के डिटेल्स दिया जाता है कि किसका कितना स्टेक है तो उससे आप ये चीजें पता चलती है। अब आगे बढ़ू बेटा जी, ये हम फाउंडेशन में भी पढ़ा करते थे कि नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरी है क्या? द आंसर वाज यस। तो मैंने आपको उस समय हमेशा एग्जांपल दिया था, स्टीव जॉब्स का जब देहांत हुआ तब उस केस में उस कंपनी के शेयर प्राइसेस नीचे गई क्योंकि उनको प्रमोटर पर ज्यादा भरोसा था। HDFC बैंक को कोई भी व्यक्ति बिना उनके जो हेड थे, जो उनको संभाला करते थे, उसके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। इफ आई एम कनेक्टिंग इट करेक्टली, ही वाज मिस्टर पुरी। तो जब वो लोग छोड़ के जाते हैं ना तो पीपल कम इन द डिलेमा कि ये काम वापस वैसे परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। जैसे जब तक रतन टाटा थे, पीपल सेड हाँ रिलैक्स। जब कोई दूसरा व्यक्ति उनको रिप्लेस करने की कोशिश करता है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर बिग कंपनीज बिकॉज दे हैव गॉट द नैक ऑफ हैंडलिंग दोज होल स्टफ। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सर अपना मार्केट भी गिरा हुआ है, अपन कैश पर बैठे हुए हैं अपन इन्वेस्टमेंट की फिरात में है, कब मार्केट एंट्री देगा और अपन एंट्री मारेंगे। ठीक है। सो बेटा जी शेयर होल्डर्स के बारे में अभी मैं शुरुआत करता हूं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में मेरा पहला वाला है, अच्छा ये मैं लिखाऊंगा नहीं, ये आपको सिर्फ सुनते जाना है। नोट्स टू अकाउंट्स में पहले हम क्या लिखेंगे बेटा जी? शेयर कैपिटल, क्योंकि याद है क्या शेयर होल्डर्स फंड में आपका नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट में लिख रहा हूं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बेटा जी दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक कौन सा होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। सो पहला वाला स्टेप आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या आएगा बे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर फर्स्ट वाला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है कि कितने शेयर्स कंपनी मैक्सिमम इश्यू कर सकती है। इसको कई बार नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या ये फाउंडेशन में लॉ में हुआ था क्या? ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब कंपनी कितने मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है, एट व्हाट प्राइस। सो इट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल क्लॉज नाम के, नॉमिनल कैपिटल क्लॉज नाम से ऐसा होता था, कैपिटल क्लॉज के नाम से ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता था, नहीं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेरे को मालूम था बट मैं सिर्फ चेक कर रहा था। एमओए ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज के बाद में इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। हैप्पी? इश्यूड, ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। जब मैं इसके बारे में बात बता रहा हूं तो बेटा जी ऐसा है कि ऑथोराइज में से कितना कैपिटल आपने इश्यू किया है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिया। सो मैंने इधर बोला इश्यूड एंड सब्सक्राइब, मतलब जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लो इश्यू किया आपने 10 लाख, सब्सक्राइब हुआ 9 लाख, 9 लाख। यू कैन नॉट राइट डाउन 10 लाख इश्यूड, यू हैव टू राइट डाउन इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड इज 9 लाख। सो 9 लाख इंटू फेस वैल्यू, राइट? उसमें से कॉल्ड अप कितना है? सो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा कॉल्ड अप हो, तो जितना कॉल्ड अप है सिर्फ उतना ही मंगाएंगे और उसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स और फिर आपको क्या मिलता है? पेड अप शेयर कैपिटल। सो बेटा जी नोट नंबर 1 के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ये बैलेंस शीट बना ली थी ना? कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऑन नोट नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऑन नोट नंबर 1। संजय पुरी, बिल्कुल सही बात। भाई ऑनलाइन वाला तुम खतरनाक हो। आई लव यू ब्रो। अरे कैसा खतरनाक आंसर दे रहे शेयर मार्केट के बारे में। हाँ पैसा कमाना है जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कीप अप द गुड वर्क ब्रो। बट ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करने का बेटा, पैसा बहुत जाता भी है मेरे गए, ज्यादा नहीं करने का, धीरे धीरे करने का। और सीखो, पर अच्छी चीज है ये। मैं सभी यंगस्टर्स को बोलूंगा लर्न स्टॉक मार्केट। द नेक्स्ट होल 2 डिकेड्स बिलोंग टू इंडिया इफ यू स्टडी स्टॉक मार्केट प्रॉपरली। और मैं क्या बोल रहा हूं, टिप्स पर काम नहीं करने का, स्टडी करो। टेक द लॉन्गर रूट बट यू विल बी मोर सक्सेसफुल। आई विल रिपीट, टेक द लॉन्गर रूट and you'll be successful. If you want, we can do what? In this pre-result batch, I can give you some stock market books names. You can read that book and you can summarize it in the class. तुम्हारे पास आधा टाइम तो है ना, मतलब दोनों काम हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका स्टॉक मार्केट का भी ये हो जाएगा। So I'll give you a soft copy of the book tomorrow. इसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, so you can read that book. Is that okay? Yep. So concept question on note number 1. So लिखिए बेटा जी, A Limited has authorized capital
ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 lakh shares of rupees 100 each. Second point, A Limited issued 4 lakh shares. A Limited issued 4 lakh shares, right, and subscribed by public, happy. फिर नेक्स्ट, कॉल्ड अप कैपिटल ₹80 पर शेयर, फिर लिखूंगा कॉल्स इन अरियर्स, ₹1,25,000। ये बेटा मैंने अभी क्वेश्चन को एक स्वरूप दिया, बट अब मैं आपको बता रहा हूं कि नोट कैसे बनेगी। तो नोट नंबर 1 जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, सेम तरीके से आपकी किसकी नोट बनेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये क्लियर है ना, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बनेगा। तो बेटा जी नोट बनाते हैं, यू कैन राइट डाउन अलोंग विथ मी। सो पहला क्या आएगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल अंडरलाइन कर हम लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा जी हम कितना लिखेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बेटा जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी क्लास का ध्यान से सुनना। इधर मतलब क्या है, इधर जब हम लिखे फिगर्स इन थाउजेंड्स या लैक्स तो 3 जीरो को हटा दीजिए, 5 लाख में से 3 जीरो को हटा दीजिए, 500 इंटू 100। सो बेटा जी मैं इधर लिख दूंगा 50,000। बेटा बट ये फिगर कैसे, इन थाउजेंड्स। अगर आपको लैक्स में करना है तो कितने भी जीरो हटा देंगे, 5। तो बेटा जी इसमें से और 2 जीरो हट जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह के बैलेंस शीट्स वगैरह देखेंगे, सो दे आर इन करोर्स, क्योंकि बेटा जी सारे फिगर्स लिखना और उनको पढ़ना मुश्किल जाता है, करोड़ में रीड करना इजी जाएगा। जैसे अभी हम यहां पर रीड कर रहे हैं तो इन थाउजेंड्स, इनको लैक्स में भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 500 लैक्स हो जाएगा। यस और नो? सो इट कैन बी रिप्लेस्ड इन लैक्स। तो आपको एक क्लॉज देखने को मिलेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा शेड्यूल 3 में, राउंडिंग ऑफ क्लॉज, कि किस तरीके से राउंड ऑफ और किस तरीके से डिटेल्स दी जाती है। आगे बढ़ते बेटा जी, ये कौन सा हुआ बेटा जी, ऑथोराइज्ड हुआ। फिर मैं लिखूंगा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बेटा जी मैंने लिखना है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ध्यान रहे जो कॉल्स इन अरियर से वो इधर नहीं आते। इज दैट ओके? इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इट विल ऑलवेज बी कंप्लीट फेस वैल्यू। ओके, सो बेटा व्हाट इज द अमाउंट, 4 लाख इंटू 100 तो कितना हो गया बेटा जी, सॉरी मैंने कुछ तो गड़बड़, कितने जीरो हटा देने का, हाँ 400 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 40,000। ये पहले मैं जानबूझकर इनर कॉलम में लिख रहा हूं, एग्रीड। उसके बाद में नहीं, ये आउटर कॉलम में आ जाएगा, आई एम सॉरी। ये 40,000 क्या बेटा जी, फिर मैं लिखता हूं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। बेटा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या हुआ कि बेटा जी जो ऊपर है वो तो इशूड और सब्सक्राइब्ड है, ये फुल फेस वैल्यू पर लिया, बट बेटा जी इसमें से कॉल्ड अप कितना है, सो कैन आई नॉट से 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ, नहीं कॉल्ड अप 80, कॉल्ड अप ₹80। सो बेटा जी अब हम क्या करेंगे, 400 इंटू 80, 32,000 क्या, और बेटा जी लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स,
मतलब जो पैसा मंगा लिया मिला नहीं है। कॉल्स इन अरियर्स, बेटा जी कितने रुपए थे? 1,25,000 क्या? बट बेटा जी मैं सिर्फ 125 इसमें से लेस करूंगा क्योंकि ऑल द फिगर्स आर इन 1000। सो बेटा जी 32,000 माइनस 125 कितना फिगर आ जाएगा? 31,875। ध्यान रहे इसके नीचे डबल अंडरलाइन आएगा और बैलेंस शीट में जो फिगर जाएगा वो ये वाला जाता है 31,875। तो मतलब ऑथोराइज सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए, इशूड सब्सक्राइब सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए है। बैलेंस शीट में जो फिगर जाता है वो पेड अप जाता है। कौन सा जाता है? पेड अप। तो ये पेड अप है और पेड अप का फॉर्मूला क्या है? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर्स। अब तुम बोलोगे सर मुझे कॉल्ड अप और कॉल्स इन अरियर्स समझ में नहीं आता क्या होता है, उसकी चिंता मत करो, वो धीरे धीरे मैं समझा दूंगा। अभी आज है ना मैं टॉपिक को डाइवर्ट नहीं कर सकता, अभी हम कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट समझ रहे। सो अभी आप इसमें से हाईलाइट करके रखेंगे, जैसे मेरे को कॉल्स इन अरियर्स सर थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है या सब्सक्राइब या कॉल्ड अप मुश्किल जा रहा है, दैट आई कैन टेक केयर लेटर ऑन। इज दैट ओके? या मैं आपको कोई चीज बता सकता हूं कि फाउंडेशन की कौन सी चीज को पढ़ना है, बट हम आगे मूव होते रहेंगे। सो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आए। तो अभी हमारी बैलेंस शीट में अगर हम जाएंगे सो हम इधर कितना लिख देंगे बेटा जी? शेयर कैपिटल में 31,875। तो बेटा जी आपको समझा अभी कि जो नीचे डिस्क्लोजर दिए गए थे वो डिस्क्लोजर किसके दिए गए थे बेटा जी? ऑथराइज का दिया गया था, सब्सक्राइब का दिया गया था, कॉल्ड अप का भी दिया गया था। बट जो हमारे बैलेंस शीट में फिगर आता है वो कौन सा आता है? पेड अप। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, पेड अप शेयर कैपिटल का फिगर हमारे बैलेंस शीट में उतर कर आता है। हैप्पी? राजा बेटा जी क्या अभी हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? मैं बात कर लूं क्या? अगला वाला बात है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस किसको बिलोंग करते हैं? ओनर को। सो बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनर को जो बिलोंग करते हैं, जैसे पी एंड एल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। बताओ मुझे कैपिटल रिजर्व कहां पे आता था फाउंडेशन के बच्चों? शेयर फॉरफीचर करने के बाद में जो बैलेंस ट्रांसफर होता था वो कहां पे ट्रांसफर होता था? कैपिटल रिजर्व। जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाते थे तब आप एक पी एंड एल का फिगर आता था, वो भी क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब कंपनी पैसा विड्रॉ नहीं कराती ओनर से, ओनर पैसा विड्रॉ नहीं करता है, कंपनी का पैसा कंपनी में ही रहता है, तो किस नाम से जाना जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब वो कंपनी का पैसा कंपनी में ही रह रहा है। जैसे देखो तुमने मुझे पैसा दिया बेटा, तो तुम मेरे लिए लेंडर हो, मेरे लिए तुम लेंडर हो, और मैं बोलूंगा कि भाई साहब मुझे पैसा मिला, बोरोइंग्स है मेरे लिए। सो बेटा जी आउटसाइडर का पैसा, बट जो मैंने कमाया हुआ पैसा वो तो मेरा हक है, मैं निकाल सकता हूं, बट मैं निकालता नहीं हूं, जब कंपनी में ही रखता हूं तो उसको क्या स्वरूप या क्या नाम देते हो आप? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना। कितने के पापा मम्मी यहां पर बिजनेस करते हैं? वेरी गुड। क्या बिजनेस है मुझे बता सकती हो? हाँ, टोबैको। हाँ, ज्वेलरी। हाँ बेटू, और तुम्हारा? हाँ, और कौन है? फ्लेक्स मटेरियल। बहुत भारी। बाकी के लोग बिजनेस नहीं करते भाई। तुम मुझे एक बात बताओ, कमीने लोगों, पांचों के पांचों उठ जाओ, 6 के 6 लोग, तुमने फीस भरी क्या नहीं भरी? हाँ डर मत, अरे मैं मजा कर। फीस भरी क्या नहीं भरी? कहां से लाए पैसे? हाँ, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने इकोनॉमिक्स के गुरु हर्षद जाजू से पढ़ा नहीं क्या? हर्षद जाजू ने बोला था कि ओनर को पैसा लास्ट में मिलता है, तुम पहले कहीं को निकाल के लाए? तुमने हमारी सारी लाइबिलिटी पेमेंट कर दी क्या? तुम्हारे बिजनेस में लाइबिलिटी सारी पेमेंट कर दी क्या? कहीं को पैसा निकाल के लाए तुम? ऐसा गलत काम कहीं को कर रहे हैं? मेरे को उसका आंसर चाहिए। जिनका जिनका बिजनेस है आंसर दो मेरे को, वो बाकी के सैलरी है उनका कोई टेंशन नहीं, बट ओनर का तुमने सीखा इकोनॉमिक्स में, ओनर विल बी एबल टू विड्रॉ द मनी ओनली एट द एंड। वो फिर अंकिता मैम भी आकर वापस उसको झांसे में समझा कर गई आपको कि देखो ओनर शेयर कैपिटल का पैसा कब मिलता है? एट द एंड। तुम पैसा निकाल कर लाए कैसे? गुड़िया वही चीज आज आपको पॉइंट समझा रहा हूं, ड्रॉइंग्स नहीं कर सकते ऐसे, तुम गलत सीख के आए, और तुम्हें सिखाने वाली सुंदर टीचर यही थी, बट वो गलत था। सो लेट मी एक्सप्लेन यू टुडे। बेटा जी ड्रॉइंग्स बिना प्रॉफिट के नहीं कर सकते आप। ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डन इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। शैल आई रिपीट इट अगेन? ड्रॉइंग इज ऑलवेज डन इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। मैं बताता हूं तुम्हारे पापा ने पैसा क्यों विड्रॉ करके तुमको दिया। इनके पापा ने पैसा विड्रॉ करके इसलिए दिया क्योंकि आप प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब आपके पापा प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट में से उन्होंने कुछ पैसा निकालकर आपको दे दिया।
समझ रहे हो? तो आपको मैं आज बता रहा हूं कि ये यदा यदा ही ऐसे होता है कि ओनर प्रॉफिट होने के बाद में विड्रॉ कर सकता है, बिना प्रॉफिट के कैसे विड्रॉ करेगा? नहीं कर सकता। कैपिटल का विड्रॉल का क्लॉज एट द एंड है, फिर ओनर पैसा निकालता कहां से है? क्योंकि अरे हर्षद बोल के गए ना, ऐसा क्या कर रहे? शेयर कैपिटल के लिए तुमको बोल कर गए ना, क्या बोले शेयर कैपिटल के लिए कि नहीं पैसा लास्ट में निकलता ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। झूठ कहीं को बोल रहे? फिर ओनर पैसा कहां से निकालता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में से। समझे? जो तुम बचपन में करते आए थे, ड्राइंग फड़फड़ करते, ऐसा नहीं रहता है। अब कंपनी लॉ में जब ओनर को पैसा देना पड़ता है तो और एक चीज देखनी पड़ती है, सिर्फ पैसा है उतना नहीं देखने का, रिजर्व्स एंड सरप्लस है कि नहीं है देखने का। तो मान लेते बेटा जी तुम्हारी कंपनी है, तुम उसके ओनर हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, विजय माल्या। तुम मुझे थोड़े से लगते हो विजय माल्या जैसे, सस्ता वाला है। अरे मजाक कर रहा हूं। विजय माल्या, ठीक है, विजय माल्या को कैश मिल गई, ओके, और विजय माल्या की बैलेंस शीट में किंगफिशर बहुत बेकार, नो रिजर्व्स एंड सरप्लस, इल्ले रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैश एसबीआई है ना, एसबीआई ने दिया 4,500 करोड़ और कैश है 4,500 करोड़। मैं आपसे पूछता हूं, क्या विजय माल्या इस पैसे को विड्रॉ कर सकता है क्या? पर कैश है ना, अरे पर कैश है ना भाई साहब, इधर शेयर कैपिटल भी है ना। शेयर कैपिटल मान लेते इधर 500 करोड़ है, अब कर सकते हैं? अपने आप को ग्रूम करो, ट्रेन करो। शेयर कैपिटल के बारे में 2 लोग बजा के बोल के गए, ओनली एट द एंड ओनर कैन नॉट विड्रॉ। तो इधर पैसा पड़ा हुआ है, इधर लोन से पैसा आया हुआ है, शेयर कैपिटल में 500, इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो एक्चुअली अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं रहा और ओनर ने पैसा विड्रॉ किया, इट टैंटामाउंट्स टू फ्रॉड। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या दर्शाता है पता है क्या? ओनर कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है। इसीलिए जो कंपनी में रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छे है वो कंपनी स्ट्रांग है, बिकॉज वो ओनर को विड्रॉएबल बैलेंसेस प्रोवाइड कर देती है। इतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, समझे? पक्का? राजा बेटा जी, ये जो विजय माल्या ने क्या किया कि जो एसबीआई का पैसा आया वो जैसा चाहिए यूज किया, तो अभी बैठा है बाहर। तुम्हारे दिमाग में फीड कर लो, आगे से क्या बोलोगे? ड्राइंग्स कहीं से भी, मतलब ड्राइंग से निकाल सकते हैं ना। तो बताओ तुम्हारे पापा कहां से लेके आए पैसा? हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस से। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत प्रॉफिट कमाया, फिर जाके तुमको पैसा ला कर दे रहे हो। गधेड़े बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? बेशरम कुछ भी बोलते हैं। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैं अभी आपको 2 चीजें समझाऊंगा। एक होता है अइला, दूसरा होता है बैला। पहला होता है प्री रिजर्व, बोम्बल्ला सर काय कड़त नहीं है सर। दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। सर बोलिए ना इसका मीनिंग क्या है? मैं बताता हूं। देखो, सीखोगे तो मजा आएगा तुम्हें, बैलेंस शीट पढ़ने को भी मजा आएगा। फ्री रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व जो ओनर कुछ भी कर ले, वो होता है फ्री रिजर्व। ओनर कुछ भी कर लेता है, उसका कुछ भी कर लेता मतलब वो विड्रॉ कर सकता है, उससे बोनस दे सकता है, उससे डिविडेंड दे सकता है, वो उससे बायबैक कर सकता है, मतलब उसके लिए जो करना है वो कर सकता है। मतलब अभी तुम्हारे जेब में पैसे, क्या क्या कर सकते हो तुम? चॉकलेट्स खा सकते हो, और हाँ देखो, तुम एक भिखारी को दे सकते हो, तुम चॉकलेट खा सकते हो, तुम एक बुक खरीद सकते हो, तुम एक होटल में जा सकते हो, तुम उस पैसे को क्या बोल सकते हो, किसी और एक बैंक में डिपॉजिट, तुम कुछ भी कर सकते हो। बट अगर मान लो इसके जेब में कुछ पैसे हैं जिससे इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है और वो कंपलसरी भरना है, अब मैं आपसे पूछता हूं उस पैसे का ये क्या कर सकता है? अच्छा, अभी तुमको थोड़ा दर्द दूं, थोड़ा सा दर्द दूं, देखना मैं तुमको पूछूंगा, तुम मुझे बताना, तुमको एकदम तुरंत ये समझ में आएगा, तुरंत ऐसे समझ में आएगा, है ना? बट तुम है ना बच्चे बन के आंसर देना, ऐसा सीरियस मत बताओ। हाँ, तुम्हारे जेब में 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज, हाउ विल यू फील? फील करो, 20,000 रुपए तुम्हारे जेब में, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हरियाली दिख रही है? क्या क्या करने वाले हो? क्या क्या दिख रहा है? शॉपिंग, और घूम के आएंगे, कैंपिंग, टेंट, ट्रेकिंग, एक आधे को गोवा दिख रहा है, हा, मजा आ रहा है। ये हुआ फ्री रिजर्व। अब मैं तुम्हें दूसरा बता रहा हूं, तुम्हारे जेब में 20,000 रुपए है, तुम घर से निकले हो एसपीसी की तरफ,
और तुम्हें फीस भरनी है। अब पहले जितना मजा आ रहा है क्या? क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये कैपिटल रिजर्व है, ये एक पर्पज के लिए अलाइंड है। अब समझे? तो मतलब हर बार पैसा होकर तुम्हें खुशी नहीं होती, क्योंकि जब वो अभी मान लो पापा दे देंगे 10 लाख रुपए, जा बेटा उसको दे के आ जा। वो 10 लाख रुपए सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि तुम बेटे हो उसके या बेटी हो, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। बट वो पैसे तुम्हें नहीं दिए, बोले किसी और को जाके दे, तो तुम्हें वो पैसा मिलेगा तो तुम्हें खुशी नहीं है। बट फ्री रिजर्व ऐसी चीज होता है कि जेब में मिल गया, अरे बल्ले बल्ले अभी मजे करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो फ्री रिजर्व ऐसा होता है जिसको हम नाम देते P&L अकाउंट। दूसरा होता है जिसको हम नाम बोलते हैं जनरल रिजर्व। हैप्पी? और कैपिटल रिजर्व में एक हो सकता है कैपिटल रिजर्व, दूसरा हो सकता है, मैं भी नाम लिख रहा हूं जो आपको पता नहीं है, नहीं ये पता है आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो। फिर और एक नाम हो सकता है जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बोम बोल सर काय चालू है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और एक लिख सकता हूं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये सही में इतने होते हैं कि आप आपके मन से बना रहे हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। सो बेटा जी जो मैंने आपके लिए लिख के रखे, जो ओनर फ्रीली विड्रॉ कर सकता है उसको फ्री रिजर्व बोलेंगे, और जो रिजर्व फ्रीली विड्रॉ नहीं कर सकता उसको हम क्या बोलेंगे राजा बेटा जी? कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कैपिटल रिजर्व है, बट कैपिटल रिजर्व इज अ ब्रॉडर टर्म। कैपिटल रिजर्व सेज दैट दिस मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द ओनर। माने रिजर्व्स एंड सरप्लस में से भी सारे पैसे विड्रॉ नहीं हो सकते। अब मेरा कुछ रसगुल्ला मुझे बोल रहा है कि सर ये क्लियरली समझा नहीं है। अगर ये समझा तो प्रॉब्लम है। हाँ, अब तुम मेरे को बोलेंगे सर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है? थोड़ा बहुत तो आईसीआई की वेबसाइट तुम भी जानते हो, उसमें एक टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और उस टॉपिक में डीआरआर क्यों क्रिएट होता है और कैसे क्रिएट होता है पूरा सेक्शन दिया हुआ है। अगर तुमको डीआरआर समझ में आ रहा है ना, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो मेरे को प्रॉब्लम है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैसे होता है? इट इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वहां पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट होता है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। अगर तुमको ये समझाना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमको ये समझ रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बायबैक। मैं सिर्फ अभी आपको जो मुद्दा समझा रहा हूं कि दो टाइप के रिजर्व होते हैं, एक फ्री रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व। जब आपको लॉ पढ़ने को मिलेगा तब आपको लॉ में पता चलेगा कि भाई साहब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट कैसे होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के पर्पस क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पर समझने को मिलेगा। वहां पर पता चलेगा कि भाई साहब ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कैसे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा मैं अगर बात करूं, तुम्हें शेयर फॉरफीचर आता ही नहीं, और मैं बोल रहा हूं कैपिटल रिजर्व, और तुम बोल रहे हो हां समझ गया, तो प्रॉब्लम है। तुम अभी कैपिटल रिजर्व को हाउ बोल रहे हो क्योंकि तुमको पता है क्योंकि वो बिजनेस से कमाया हुआ पैसा नहीं है, इसलिए उसको विड्रॉ करने की भी परमिशन नहीं दी जा रही। कहां एक किसी गरीब आदमी ने पैसे नहीं दिए, उस पैसे को हमने हड़प लिए, उसको री इश्यू किया और वो कैपिटल रिजर्व में डाला है। गवर्नमेंट बोलती है ओनर छिछोरे आदमी, ये पैसे हम तेरे को विड्रॉ नहीं करने दे सकते, ये धंधे में ही रहेगा, तो काम कर, मेहनत कर, और फिर पैसे कमा कर तू उसको विड्रॉ कर ले जा। समझे? तो एक होता है फ्री रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज अ ब्रॉडर टर्म, और उसके अंदर एक रिजर्व का नाम कैपिटल रिजर्व भी आता है। तुम थोड़ा क्या देख रहे, लिख कर लिए क्या तुम? यस। ऑनलाइन के रसगुल्ले क्या बोल रहे? वाह, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वाह स्पेसिफिक रिजर्व, कुची कुची कू, लव यू ब्रो। सर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, गिफ्ट देगा रिचा? किसको देगी बेटा? गिफ्ट इस उम्र में ऐसा लगता है, बट गिफ्ट नहीं देने का बेटा किसी को, सब वेस्ट हो जाता है। पर्सनल सजेशन है, मानना है तो मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। गिफ्ट से कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस है, वाणी से होता है, वाणी से। हाँ, वो वाणी कपूर नहीं है, वाणी मतलब जबान से। यू हैव टू स्पीक प्रॉपरली, टॉक प्रॉपरली, कम्युनिकेट प्रॉपरली, बी वेरी अलर्ट हियर, होशियार रहने का। गिफ्ट से कुछ नहीं होता है, पैसा कमाना पड़ता है बाद में। अभी पापा के पैसे से गिफ्ट दोगे? सर विड्रॉ कब होंगे? अभी नहीं बता सकता बेटा, प्लीज।
सर रेमिटेंस मीन्स पैसे देना, रेमिटेंस मीन्स पैसे देना, टू सेंड इज रेमिटेंस. जनरली इफ यू आस्क मी द वर्ड रेमिटेंस मीन्स टू सेंड द मनी. ये 1 बज गई रे भाई. सो आज हमने कितनी चीजें देख ली बेटा जी? इसमें से 2 नोट देख लिए. कौन से 2 नोट देखे बेटा जी? शेयर कैपिटल और दूसरा कौन सा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब बेटा जी कल मैं आपको ये बाकी की चीजें भी समझाऊंगा, बट ध्यान में रहे कि मैं आपको कुछ थोड़ा ज्यादा लिखवाऊंगा इधर, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है. अभी आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस समझ में है और क्या समझ में है? शेयर कैपिटल. सो कल हमारा टारगेट क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूं. देखो बेटा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं कि मैं ऐसे क्यों जा रहा हूं. हुआ क्या ना कि तुम्हें कंपनी फाइनल अकाउंट का सिर्फ शेयर कैपिटल तक फाउंडेशन में था. अगर न्यू सिलेबस की माने तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शिफ्टेड टू व्हाट? फाउंडेशन. बोनस शेयर शिफ्टेड टू व्हाट? फाउंडेशन. और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन शिफ्टेड टू व्हाट? फाउंडेशन. इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट शिफ्टेड टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट तो नहीं, इंश्योरेंस क्लेम शिफ्टेड टू व्हाट? फाउंडेशन. एज पर प्रपोज्ड. प्रपोज्ड. ए दिस इज नॉट फाइनल. ऑनलाइन वालों कमीनापन मत करना, दिस इज नॉट फाइनल, ये प्रपोज्ड है. ठीक है, प्रपोज तुम भी जाके देख सकते. बट अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या कि तुम्हारा लेवल डिफरेंस जो है मैंने कल भी बताया था. तो क्या होगा ना, मैं क्यों डिटेल में जा रहा हूं इतना, मैं उसके पीछे रीजन दे रहा हूं. क्योंकि मुझे पता है कि पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट. ना कल हमने सिलेबस भी लिखा. कौन सी चीज थी जो कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं थी? सिर्फ एक ब्रांच छोड़कर बाकी सारी चीजें कंपनी के लिए एप्लीकेबल. तो इसीलिए मुझे बहुत पक्की बनानी पड़ेगी आपकी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, क्योंकि आपका स्पीड वहां पर इंक्रीज होना है. अगर आपको कंफ्यूज होना ना ये आइटम कहां जाएगा, बूम बल्ला. तो इसलिए अभी मैं क्या करूंगा, एक एक नोट को आपसे लिखवा कर लूंगा, आपको बताऊंगा भी और वो आपको लिखना पड़ेगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी. फिर हम सेकंड स्टेज पर क्या करेंगे, मैं आपको ऐसी लिस्ट दूंगा आइटम्स की. जैसे हम फाउंडेशन में क्या करते थे कि बेटा ट्रेड पेबल कहां जाएगा, तुम फुदक फुदक के बोलते थे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. फिर मैं आपको पूछता था बेटा जी स्टॉक कहां जाएगा, तुम बोलते थे बैलेंस शीट असेट साइड. याद आ रहा है क्या? तो वैसे मैं अभी आपको आइटम्स बना कर दूंगा, P&L अकाउंट समझाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको आइटम की लिस्ट दूंगा. देन यू हैव टू क्लासिफाई देम, ये आइटम कहां जाएंगे. कुछ के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे आज हमने इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाया ऑथराइज कैपिटल का, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना के छोटी छोटी चीजों को समझ के फिर आगे जाएंगे. तो आप मुझे बता दीजिए क्या ये सही जा रहा है? स्पीड सही है? एंड यू थिंक दैट इट इज रियली यूजफुल? और कई जगह पर हम ये भी डिस्कशन करते रहेंगे कि भाई साहब रियल लाइफ में कैसे हुआ, मतलब आपको पता भी नहीं चला कि आप कब पढ़ लोगे इन चीजों को, स्लोली भी हो जाएगा, कब पढ़ लिया ये पता भी नहीं चलेगा. एंड यू विल बी डन विथ 2 थिंग्स, कि आपको रियल लाइफ से भी कनेक्टेड हो जाओगे, आपको मार्केट में भी थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा. एंड विल कीप गोइंग अहेड. इज दैट ओके? सो प्रेम से बोलो बाय बाय. कल मिलने का वादा करो. अच्छा आज मेरे को लेट हो गया था, कल से लेट नहीं होएगा मैं. अच्छा दूसरी और एक बात पूछो, संडे को मेरा लेक्चर नहीं है इस बार. सर कोई स्पेसिफिक रिजर्व कैपिटल रिजर्व में जाएगा? चंचल जी बिल्कुल सही जवाब, कुची कुची कू. यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा. ठीक है. ए ऑनलाइन लाइव के बच्चों थोड़ी सी देर बात करो ना मेरे साथ तुमने बात ही नहीं करी आज, मेरे को कितना बुरा लग रहा है. सर जो आप लिख रहे हैं वो नोट करना है क्या कॉपी में? अमन नलायक बहुत जल्दी पूछा रे, तू बहुत जल्दी पूछा रे. बाया 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 बाया. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.